Hello dear friends, how are you all? I hope you all are doing well. So dear friends, in this video we are going to learn about the new concept, a very important concept, that is regelation. Regelation means what? When we applied the pressure on ice, the ice get converted into water. It means that ice get melts, and once the pressure is removed, the water again reconvert into ice. This phenomenon is called as regelation. So we are going to study this concept in detail. Before starting this video, I request you all, if you didn't subscribe my channel, then please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you friends. Let's start our concept, that is regelation. According to definition में क्या बोला गया है? When we applied the pressure on ice पे जब हम प्रेशर लगाएंगे तो आइस मेल्ट होने लगेगा, and once the pressure is removed, वो वाटर है जो अभी आइस से मेल्ट होकर वाटर बना है, दिस वाटर अगेन रिकन्वर्ट इनटू आइस. इसी फिनोमिनन को बोलेंगे हम रीजलेशन. द कंसेप्ट और द फिनोमिनन ऑफ रीजलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे. हमेशा ध्यान में रखना, इस कंसेप्ट को सबसे पहले माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था. उसके बाद उन्होंने ये बताया कि दिस फिनोमिनन शोज गुड रिजल्ट्स एट -10 डिग्री सेल्सियस. पहली बात, इसको किसने डिस्कवर किया? रिजलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे. एंड सेकंड थिंग इज दिस फिनोमिनन होल्ड गुड एट -10 डिग्री सेल्सियस. बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि क्या सर ये रिजलेशन फिनोमिनन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता है क्या? ऑफकोर्स होता है, लेकिन इसके अच्छे रिजल्ट्स जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस पे मिलते हैं. इस रिजलेशन को समझने के लिए टेक्स्ट बुक में एक सिंपल सी एक्टिविटी दी गई है. इस एक्टिविटी का जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है आप पिक्चर में देख सकते हो. ओके, सो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक बड़ा आइस स्लैब. उसके बाद हमको एक कॉपर का वायर चाहिए, वुडन स्टैंड चाहिए, राइट. इन सब चीज़ों के मदद से हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे. सो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो कि हमने एक आइस स्लैब लिया. इस आइस स्लैब को हम एक टेबल पे रखेंगे. ये वुडन स्टैंड्स है, इसके ऊपर रख के हमने इसको टेबल पे प्लेस कर दिया. ओके, लाइक दिस. उसके बाद इस आइस स्लैब के ऊपर हम एक थ्रेड डालेंगे लाइक दिस. एंड टू द फ्री एंड्स ऑफ दिस थ्रेड वी कनेक्ट सम वेट. इसके फ्री एंड्स को हम कुछ वेट अटैच करने वाले हैं लाइक दिस. और हमेशा ध्यान में रखना, ये दोनों भी वेट्स जो है वो सेम होना चाहिए, राइट. अगर ये पहला वेट है जिसको बोलेंगे हम W1, ये है W2, देन व्हाट इज द कंडीशन? W1 मस्ट बी इक्वल टू W2. ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर ये दोनों वेट्स सेम नहीं होते तो यहाँ पे ये वायर जो है वो बैलेंस नहीं होगा. बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में हमने स्टडी किया है, राइट. हम डिटेल में नहीं जाएंगे. ये दोनों वेट सेम होना चाहिए और इस वायर को हमने आइस स्लैब के ऊपर डाल दिया. यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमने थ्रेड को आइस के ऊपर डाला है तो इस वेट्स के वजह से इस आइस स्लैब पे ये वायर या फिर ये थ्रेड कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा, राइट. एंड उस प्रेशर के वजह से ये थ्रेड जो है वो आइस के अंदर पेनिट्रेट करेगा. दिस थ्रेड विल पेनिट्रेट द आइस बिकॉज ऑफ द प्रेशर, द अप्लाइड प्रेशर, right? Okay, and due to this pressure this wire will penetrate the ice, and finally after some time this wire come out of this ice slab. ये वायर जो है या थ्रेड जो है ये आइस स्लैब से बाहर आ जाएगा. लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब हम इसको प्रैक्टिकल इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो आपको समझ में आएगा. ये थ्रेड तो बाहर आ जाएगा आइस स्लैब में से, लेकिन दिस आइस स्लैब डजंट ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स. ये आइस स्लैब के 2 टुकड़े नहीं होने वाले. ऐसे क्यों हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ रिजलेशन. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में क्या बोला है? जब हम प्रेशर लगाते हैं तो आइस मेल्ट होता है, और जैसे ही प्रेशर रिमूव करते हैं तो ये वाटर जो है फिर से आइस में रिकन्वर्ट होने लगता है, और इसी फिनोमिनन को बोलते हैं हम रिजलेशन. द आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर और लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर,
and it reconverted into ice once the pressure is removed. प्रेशर लगाने से आइस मेल्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, और जैसे हम प्रेशर निकालते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, ये वाटर फिर से आइस में रिकन्वर्ट हो जाएगा। इसी फिनोमिनन को बोलेंगे हम रीजलेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू प्रेशर, अब ये प्रेशर लगाने से यहाँ का आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये वायर नीचे नीचे आएगा तो इसमें से प्रेशर रिमूव होने वाला है। और हमको पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि जैसे प्रेशर रिमूव होता है तो ये ऊपर वाला वाटर जो प्रेशर के वजह से आइस का कन्वर्शन वाटर में हुआ था, अभी वहां से प्रेशर रिमूव हो जाएगा, प्रेशर नीचे के साइड में लगेगा, तो ऊपर का जैसे प्रेशर रिमूव हो जाता है वो वाटर फिर से आइस में कन्वर्ट होने लगता है। चलो एक्टिविटी तो हमको समझ में आ गई, अब देखते हैं इसके पीछे का फिजिक्स क्या है। ओके, एक्टिविटी बड़ी सिंपल एक्टिविटी थी ये, राइट। आइस पे प्रेशर लगाओ वायर की मदद से, वायर उसको पेनिट्रेट करेगा और वायर बाहर आ जाएगा, लेकिन आइस ब्रेक नहीं होगा। ओके, या फिर सिंपल डेफिनेशन से देखा जाए तो प्रेशर लगाने से मेल्ट होता है, प्रेशर रिमूव करने से आइस अगेन फ्रीज होता है, राइट, फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेशर लगाओ, आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, प्रेशर रिमूव करो, वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू आइस। अब ये इसको बोलते हैं रीजलेशन फिनोमेनन। अब होता क्या है, इसके पीछे का साइंस हम देखते हैं, फिजिक्स देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात ये है कि इस फिनोमेनन को डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने। दिस फिनोमेनन डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। ओके, माइकल फैराडे। सेकेंड थिंग हमने देखा था, दिस फिनोमेनन शोज गुड रिजल्ट एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको रीजलेशन परफॉर्म करना है, अच्छे रिजल्ट चाहिए, अगर इसके पीछे का आप फिजिक्स जानना चाहते हो, राइट, तो आपको इस एक्सपेरिमेंट को कितने टेम्परेचर पे परफॉर्म करना होगा, -10 डिग्री सेल्सियस। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, द मटेरियल दैट वी आर यूजिंग फॉर रीजलेशन दैट शुड हैव गुड थर्मल कंडक्टिविटी। यानी कि जो मटेरियल हम यूज करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे हमने कॉपर वायर यूज किया था, वो मटेरियल जो है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। सो इट्स थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, गुड थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजलेशन जब आप स्टडी कर रहे हो तो इस फोर्थ पॉइंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है फोर्थ पॉइंट, द फिनोमिनन ऑफ रीजलेशन शोज फॉर आइस ओनली। ये सिर्फ आइस के लिए ही रीजलेशन का फिनोमिनन शो करता है। इफ यू टेक अनदर सब्सटेंस, इफ यू टेक आयरन, गोल्ड, कॉपर, या फिर आपने कार्बन लिया, या फिर कोई भी चीज लेते हो, सो ऐसे चीजों में रीजलेशन का फिनोमिनन नहीं होता है, राइट। इट विल शोज और द रीजलेशन टेक्स प्लेस ओनली फॉर वाटर, या फिर उसको हम बोलेंगे आइस। ओके, सिर्फ आइस या फिर वाटर ही रीजलेशन का फिनोमिनन बताता है, बाकी कोई भी सब्सटेंस दुनिया का रीजलेशन नहीं बताएगा। ऐसा क्यों होता है, सिर्फ वाटर या फिर आइस ही रीजलेशन क्यों बताता है, दूसरे सब्सटेंसेस रीजलेशन क्यों नहीं बताते हैं? ओके, तो इसका रीजन है, जैसे हमको पता है किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं ना, when we heat the substances, at that time what happen, the substances get expand. okay, substance क्या होते हैं, expand होते हैं, मतलब उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होने लगता है। ओके, एंड इसके एग्जैक्ट अपोजिट में जब इसको हम कूल करेंगे, when you cool the substance, any substance, ओके, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम डाउन, मतलब वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये जो रूल है ये सभी सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है। फॉर ईच एंड एवरी सब्सटेंस इन द वर्ल्ड दिस रूल इज एप्लीकेबल। व्हेन यू हीट द सब्सटेंसेस, द सब्सटेंस गेट एक्सपांड, मींस इट वॉल्यूम इंक्रीजेस, and when you cool the substances at that time it will get contracts, means its volume decreases. but वाटर जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ये रूल फॉलो नहीं करता है। वाटर शोज सम एक्सेप्शनल बिहेवियर,
उसी बिहेवियर को बोलेंगे हम एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में वाटर जो है ये रूल फॉलो नहीं करता है, जबकि ये रूल हर सब्सटेंस के लिए अप्लीकेबल है, बट वाटर के लिए नहीं। कब? इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज। एंड व्हाट इज दैट टेम्परेचर रेंज? दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, जब आप वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। अब हीट करने से या फिर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होना चाहिए? एक्सपांड होना चाहिए, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन वाटर के बारे में ये नहीं होता। जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट कर रहे हो तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी बात, जब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक इसको कूल कर रहे हो, when you cool the water from 4 degree Celsius to 0 degree Celsius, at that time its volume must be क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा, और इसी बिहेवियर को बोलते हैं हम एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एंड बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर द वाटर शोज दिस फिनोमिनन, दैट इज रीजलेशन। ओके, तो फोर्थ पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, रीजलेशन जो फिनोमिनन है वो सिर्फ वाटर के लिए या फिर आइस के लिए एप्लीकेबल है। नो अदर सब्सटेंस इन द वर्ल्ड शोज द रीजलेशन। मान लो कि हमारे पास आइस है, सपोज दिस इज द आइस स्लैब। अब क्या किया था एक्टिविटी में, ये समझना है। एक्टिविटी में क्या किया था हमने? इसके ऊपर एक थ्रेड डाला था कॉपर का, उसको वेट अप्लाई किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेट्स the thread will apply some pressure on this ice slab. इस ice slab के सरफेस के ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई होगा। ओके, और उस प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा? ये आइस मेल्ट हो जाएगा, राइट? प्रेशर की वजह से आइस मेल्ट हो जाएगा, और ऐसे करते करते ये वायर जो है वो नीचे आने लगेगा। अब जब वायर यहाँ पे आया है तो ऊपर प्रेशर नहीं लग रहा है, राइट? ऊपर प्रेशर नहीं लग रहा है, प्रेशर इस पॉइंट पे लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? जब वायर यहाँ पे आ जाएगा तो ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। प्रेशर लगाने से वाटर में कन्वर्ट होगा, और प्रेशर रिमूव करते ही वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो ऊपर का वाटर जो है वो फिर से आइस में कन्वर्ट होने लगेगा, लाइक दिस। ओके, और जब ये वायर पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, ऊपर का आइस जो है, जो वाटर है, वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आइस स्लैब जो है वो 2 पार्ट में ब्रेक नहीं होगा। तो बच्चों ये तो समझ में आया कि प्रेशर लगाने से आइस मेल्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? प्रेशर लगाने से आइस मेल्ट क्यों होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिजिक्स ये कहता है जब आप आइस पे प्रेशर लगाओगे, राइट, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा? आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर जैसे ही आप डिक्रीज करते हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अब हमको पता है कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एट 0 डिग्री सेल्सियस द वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू आइस, और इसका उल्टा भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। अगर हमको आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो वो आइस कहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट होगा? फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीज भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, मेल्ट भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना। अब प्रेशर लगाने से क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है उसका, राइट? प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड डाटा है कितना प्रेशर लगाने से मेल्टिंग पॉइंट कितना डिक्रीज होता है। फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए मेल्टिंग पॉइंट कितना डिक्रीज होगा? वो होगा 0.0072 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करने से आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0.0072 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल पे से हमको ये समझ में आता है व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, और इसका उल्टा व्हेन यू डिक्रीज द प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजेस। अब यहाँ तो समझ में आ गया कि
वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अब मान लो कि वाटर पहले 4 डिग्री सेल्सियस पे था, फिर 3, 2, 1 और फाइनली 0 हो गया। फिर और इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो वो हो जाएगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ओके, अब आइस है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे, राइट? मतलब एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, या फिर वाटर जो है ऐसे टेम्परेचर कम करते आएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। एज सुन एज यू रीच द 0 डिग्री सेल्सियस, वहां पे क्या हो जाएगा, वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू आइस, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम प्रेशर लगाएंगे तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। ओके, कम होता है मतलब क्या है, 0 से भी कम हो जाता है। मान लो कि अभी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, और जैसे ही यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 से कम हो जाएगा। मान लो कि वो अभी 3 डिग्री सेल्सियस हो गया है, इसका मेल्टिंग पॉइंट शिफ्ट हुआ है 3 डिग्री सेल्सियस तक, -3 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, -3 डिग्री सेल्सियस। जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 से ज़्यादा टेम्परेचर पे वो वाटर रहेगा और एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस रहेगा, राइट? लेकिन कब, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन प्रेशर लगाने से उसका मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, -3 डिग्री सेल्सियस पे। तो -3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो टेम्परेचर रहेगा, -2, -1, 0, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर आइस के फॉर्म में रहेगा या फिर वाटर के फॉर्म में रहेगा? सो ऑब्वियसली वाटर कौन से फॉर्म में रहेगा, दैट विल बी इन द लिक्विड फॉर्म, राइट? फॉर द टेम्परेचर अबोव -3 डिग्री सेल्सियस, ये ऊपर के टेम्परेचर पे ये क्या रहेगा, वाटर के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि प्रेशर लगाने से उसका मेल्टिंग पॉइंट शिफ्ट हुआ है, कम हो चुका है, राइट? और जैसे ही प्रेशर निकालते हैं हम, प्रेशर इस पे से रिमूव करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिर से कहाँ शिफ्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। एंड वंस द टेम्परेचर और द मेल्टिंग पॉइंट शिफ्ट टू 0 डिग्री सेल्सियस, दिस वाटर अगेन रिकन्वर्ट इनटू आइस। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेशर लगाने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर निकालते हैं, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा तो ये फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इन दिस वे, बिकॉज ऑफ अप्लाइड प्रेशर, ये वाटर में कन्वर्ट होते रहेगा, प्रेशर नीचे नीचे आएगा, ऊपर का फिर से आइस बनता हुआ आएगा, और ये फाइनली वायर जो है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन आपका आइस जो है वो वाटर के फॉर्म में नहीं बल्कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा, आइस के फॉर्म में रहेगा, वो ब्रेक नहीं होगा। हमको पता है नॉर्मल प्रेशर पे या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होने लगता है, राइट? तो आइस का जब मेल्टिंग पॉइंट -4 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा, व्हेन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल बिकम -4 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर प्रेशर कितना अप्लाई होना चाहिए, कितना प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से -4 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा? द आंसर इज 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 500 atm। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 500 टाइम्स बढ़ाते हो तो आइस या फिर वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होगा, -4 डिग्री सेल्सियस। तो इसी एग्जाम्पल पे से भी हमको समझ में आता है, व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, at that time the melting point of water decreases, and once the pressure is removed the melting point restored to 0 degree celsius, again this water get converted into ice। तो समझ में आया what is regelation और इसके पीछे का फिजिक्स क्या है? सिंपल सी बात है, प्रेशर अप्लाई करने से उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, और जैसे ही प्रेशर हमने रिमूव कर लिया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रिस्टोर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। Once the pressure is removed, the melting point is restored to 0 degree Celsius. And when we apply the pressure, the melting point decreases. Once the pressure is removed, the melting point restored to 0 degree Celsius. And because of this fact, the ice or the water will shows the regelation. एक क्वेश्चन वहाँ पे पूछा है, is there any relationship of latent heat with regelation? Answer is yes. जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास आइस है, हमने कॉपर का वायर लिया था,
जैसे कॉपर का वायर इसके ऊपर रखेंगे तो ये मेल्ट होने लगेगा, प्रेशर रिमूव करने से फिर से फ्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पे लैटेंट हीट का और रीजलेशन का क्या रिलेशनशिप है, जैसे हमको पता है यहाँ पे ये जब वायर रहेगा प्रेशर अप्लाई करने से आइस मेल्ट हो रहा है। आइस मेल्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसको कुछ ना कुछ हीट मिल रही है, और वो हीट कहाँ से मिल रहा है, वो हीट मिल रहा है फ्रॉम दिस वायर। दिस वायर विल गिव्स द हीट टू द आइस स्लैब टू मेल्ट। विद द हेल्प ऑफ दैट हीट द आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। और जैसे ये वाटर में कन्वर्ट हो गया है, वायर यहाँ तक आया है, अब क्या हो जाएगा, ये वायर ने इसके पास जितनी हीट थी वो किसको सप्लाई किया, आइस को, वो कन्वर्ट हो गया वाटर में। अभी इसके पास का जो हीट है वो खत्म हो चुका है, मान लो। ओके, अब फिर से इसको नीचे जाने के लिए हीट कहाँ से मिलेगी, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाटर है, वाटर का कन्वर्शन किस में हो रहा है, आइस में हो रहा है। जब वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू आइस तो क्या होता है, उसमें से हीट बाहर फेंकी जाती है, राइट। और यही हीट जब ये आइस में कन्वर्ट होगा तो इसके पास जो हीट है वो किसको देगा, फिर से ये कॉपर वायर को देगा। ऊपर से कौन सा हीट ले रहा है, द हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू आइस। क्या बोलते हैं इसको, ऐसा हीट जो रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू आइस, इसको बोलेंगे हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्टैंडर्ड वर्ड है हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो ऊपर से सप्लाई हो रहा है नीचे वायर को, और फिर से ये हीट लेगा, फिर ये हीट सप्लाई करेगा आइस को, यहाँ तक आएगा, उसमें से हीट खत्म हो जाएगी, फिर से ये वाटर है ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट रिलीज करेगा, वो हीट कॉपर वायर लेगा फिर से, ओके, और फिर ये नीचे की तरफ देगा, राइट, टू कन्वर्ट द आइस इनटू वाटर, इसको भी फ्यूजन बोलते हैं, राइट। या फिर इसको हम फ्यूजन के जगह पे बोलेंगे मेल्टिंग, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और इसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऊपर से लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग लेगा और नीचे क्या देगा, वो लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। सो इन दिस वे द हीट एनर्जी इज टेकन फ्रॉम अपर साइड एंड सप्लाइड टू लोअर साइड ऑफ दिस कंडक्टर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट बोला था, द मटेरियल दैट वी आर यूजिंग for the regelation process that should have good thermal conductivity. Now let's see some example of regelation in our day to day life. हमारे डे टू डे लाइफ में regelation कहाँ पे दिखता है, तो पहला एग्जाम्पल है आइस बॉल। ये क्या चीज है सर, वो है आइस गोला, राइट, इसको हम आइस बॉल बोलते हैं। जब हम आइस बॉल बनाते हैं ना, क्या होता है, हम आइस को पहले श्रेड करते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, फिर से उसमें एक लकड़ी लगा के उसको प्रेशराइज करते हैं, है ना, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर 2 आइस पीसेस गेट अटैच टू ईच अदर, और उस प्रेशर के वजह से 2 आइस पीस जो है वो अटैच होते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, आइस जो श्रेडेड आइस है वो बॉल में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिजलेशन। प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 2 आइस क्यूब्स एक दूसरे को चिपक जाएंगे। आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, 2 आइस क्यूब लेना है आपको, उसको जोर से दबाना है तो वो चिपक जाएंगे, दैट इज बिकॉज ऑफ रिजलेशन। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज स्केटिंग। जो आइस पे स्नो स्केटिंग करते हैं ना, आइस पे स्केटिंग करते हैं, राइट, वहाँ पे भी रिजलेशन ही होता है। अब क्या होता है वो स्नो स्केटिंग में, कि हमको पता है नीचे पूरी तरह से बर्फ होता है, ओके, ऐसा नहीं, ऐसे लेंगे हम, तो पूरी तरह से बर्फ है, आइस है, और इसके ऊपर से हम यहाँ पे स्केटिंग करते हैं। हम इस आइस के ऊपर जब स्केटिंग करते हैं, हमारे हाथ में कुछ लकड़ियाँ होती है ऐसे, इसके मदद से हम स्केटिंग करते जाते हैं। अब क्या होगा, इस पर्सन का जो वेट है वो वेट कहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे, ओके, उसके फीट्स पे, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, इस आइस पे कुछ प्रेशर आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर दिस आइस, और यहाँ का आइस जो है उस प्रेशर के वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। अभी हमने देखा था प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब इसके वेट के वजह से यहाँ पे प्रेशर आएगा, यहाँ का आइस कन्वर्ट होगा वाटर में, और इस वाटर के मदद से, और हमको पता है यहाँ पे वाटर क्या काम करेगा, वाटर एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट्स। क्या काम करेगा यहाँ पे, लुब्रिकेंट्स का काम करेगा, राइट।
फ्रिक्शन रिड्यूस करने में मदद करे, हम इजीली इस आइस के ऊपर स्लाइड हो सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस वेट के वजह से यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, और जब ये बच्चा या फिर ये आदमी आगे निकल जाएगा तो यहाँ का वाटर फिर से किस में कन्वर्ट होगा? आइस में, बिकॉज अभी क्या हो गया, उसके ऊपर से प्रेशर निकल गया है। सो इन दिस वे इन स्केटिंग वी कैन स्लाइड ओवर द आइस सरफेस बिकॉज ऑफ रिजलेशन। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज, वो है ग्लेशियर, है ना। आपने ओशन में देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, लेकिन ऐसे होता है, ये वाटर है ओशन में यहाँ तक के, ठीक है, ऐसे, तो इसमें ऐसे ग्लेशियर बनने लगते हैं। ये ग्लेशियर का वेट कहाँ पे गिरता है? नीचे के साइड में, तो यहाँ का आइस मेल्ट होने लगता है, वाटर में कन्वर्ट होने लगता है, और उसके वजह से ये ग्लेशियर जो है वो स्लाइड होने लगता है, वो मूव होने लगता है। ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, यहाँ का फिर से ये वाटर के वजह से ये मूव होने लगेगा, ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाएगा, फिर से जैसे प्रेशर इसके ऊपर से रिमूव हो जाता है, ये फिर से आइस में कन्वर्ट होने लगता है। सो दिस थ्री आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिजलेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे डे टू डे लाइफ में आइस बॉल में भी रिजलेशन होता है, वो बॉल जो बनता है वो रिजलेशन की वजह से बनता है। सेकंड है स्केटिंग, हम स्केटिंग कर सकते हैं इजीली आइस सरफेस पे, दैट इज बिकॉज ऑफ रिजलेशन। प्रेशर के वजह से यहाँ का आइस मेल्ट होगा और ये वाटर के वजह से स्लाइड होगा, फ्रिक्शन कम होगा वहाँ पे, ये लुब्रिकेंट का काम करेगा, और फिर से जैसे प्रेशर रिमूव हो जाता है ये फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वी कैन इजीली स्लाइड ओवर द आइस। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज ग्लेशियर्स, जो ओशन में होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। टाइटैनिक मूवी में देखा होगा आपने, वो टाइटैनिक जो बोट थी वो ग्लेशियर से टकरा के एक्सीडेंट हुआ था, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी और दिस फिनोमिनन दैट इज कॉल्ड एज रिजलेशन। एक जगह से ये ग्लेशियर दूसरी जगह मूव होते हैं, अप्लाइड प्रेशर की वजह से नीचे का आइस मेल्ट होगा और ये स्लाइड होने लगेगा, फिर से ये आइस में कन्वर्ट होने लगेगा। इन दिस वे द ग्लेशियर कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन ओशन और सी। उम्मीद है कि आपको रिजलेशन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।